देखिए, ज्योग्राफी वाला पार्ट हम लोगों का कवर हो गया था। आज से हम लोग फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है। फिजिक्स, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीजें जो फंक्शन कर रही हैं, मूव कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं, उसी को फिजिक्स कहते हैं। अगर लाइट है तो लाइट जो है, ये कैसे मूव कर रही है, ये कैसे काम कर रही है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी कैसे काम कर रही है। तो हमारे सराउंडिंग में जो दुनिया है, जो हम देख रहे हैं, ये जो काम कर रही है, किस तरह से काम करती है, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम शीरी। तो अब देखिए, ये बेसिक चीज होती है फिजिक्स के अंदर। अब इसके अंदर कई टॉपिक हैं फिजिक्स में जो हम लोग कवर करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट मतलब कि ये हमारे घर में जो करंट लगे हुए हैं, जिससे ये सारे अप्लायंसेस वगैरह जो है हमारे घर के चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट में। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी करंट को और अच्छे से समझने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी करंट को, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी करंट को और अच्छे से समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स समझनी पड़ेगी। वो बेसिक डिटेल्स क्या है? आपको याद होगा जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किन किन चीजों से मिलके बना है। कौन सी चीजें जो है वो टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है। तो ह्यूमन बॉडी किन चीजों से मिलके बनी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल्स है। इन्हीं सेल्स से हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू बनते हैं और इन्हीं टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं हमारे बॉडी में। याद है सभी लोगों को? फिर इन्हीं से ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो सेल्स हर जगह पे होते हैं, स्किन सेल्स, आईज में सेल्स, ऑर्गन्स में सेल्स, हर चीज में सेल्स होते हैं। यहां तक सब लोगों को याद है? अब ये सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था, इस सेल से भी छोटी यूनिट होती है, ये सेल्स से भी छोटी यूनिट होती है। अब देखिए, अगर हम लोग सबसे बेसिक यूनिट पे जाएं कि हमारे हमारे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, किसी भी स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी स्टेट में है, वो सारी की सारी चीजें किस चीज से मिलके बनी हैं? एटम से। आपने सुना होगा कि जितनी भी चीजें हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं, ह्यूमन बॉडी, पेड़ पौधे, जमीन, पानी, हर एक चीज इन एटम से मिलके बनी है। ये फिजिक्स के लिए एटम को समझना बहुत अहम है। तो इसका मतलब कि ये एटम जो है सेल से भी छोटा होता है। ये एटम जो है ये सेल से भी छोटे होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एटम सेल से भी नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले एटम्स होते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर सेल्स होते हैं, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ह्यूमन बॉडी। तो हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी में इतना तो पढ़ा था कि सेल्स से मिलके टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन क्या सेल से भी छोटी कोई यूनिट है? तो इसका जवाब है हाँ, सेल से भी छोटी यूनिट है और उसको हम लोग कहते हैं एटम्स। ठीक है। तो ये एटम जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल से जैसे सेल्स बना, सेल्स से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स के बाद हमारी बॉडी। तो ये जो एटम है, इससे हर एक चीज जो भी आप देख रहे हैं और जो भी आप महसूस कर रहे हैं, हर चीज एटम से बनी है। हर एक चीज ऑलमोस्ट। कुछ चीजें हैं जैसे साउंड हो गया, ठीक है, ग्रेविटी हो गई, हमारी थॉट्स, हमारे ड्रीम्स, अब ये सब एटम से नहीं बने हैं। लेकिन जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ये सारी की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी। एटम होता क्या है? इस एटम एक बहुत बेसिक यूनिट होता है, यानी किसी चीज को अगर छोटा करते जाएंगे हम लोग तो एक टाइम के बाद वो एटम बन जाएगा। एटम होता क्या है? जैसे देखिए, उसका शेप किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि जैसे ये हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लोगों ने नाम दिया है न्यूट्रॉन,
और ये है, इसके साथ साथ बड़े बड़े थोड़ा सा आप जैसे देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने दिया है प्रोटॉन्स, और ये इसका चक्कर लगा रहे हैं कुछ चीजें। ये जो चक्कर लगा रहे हैं इनको हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज, माइनस, निगेटिव। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनफैक्ट और दूसरे टॉपिक्स के लिए एटम्स को समझना जरूरी है। प्रोटॉन्स को हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है इसका। न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो ये एक रफली हम लोगों ने यहाँ पे एटम समझा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग देखें तो ये मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बाहर जो चीज चल रही है, जो इनका चक्कर लगा रही है, ऑर्बिट कर रही है, जैसे सूरज है, सूरज के चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिट कर रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों को क्या पता चला कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, यानी जो हम प्रोटॉन्स देख रहे हैं, ये एक जगह पे स्टिल है, रुके हुए हैं। तो ये आम तौर पे रुके रहते हैं। मूव क्या चीज करती है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हिलती रहती है, मूव करती रहती है। ये इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है कि हम लोग एटम्स को अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, एटम्स इतना ज्यादा छोटा होता है। हम लोग कह सकते हैं कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर का 100 बिलियन पार्ट, आप समझ लीजिए कितना छोटा होता होगा। तो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्च हुई जिनसे पता चल गया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल तार आपको नॉर्मल दिखेगा, इलेक्ट्रिक तार कुछ नहीं नॉर्मल, जब छुएंगे करंट मारेगा। तो जो करंट मारा वो क्या चीज थी, वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो इनको एक्सपेरिमेंट के जरिए पता किया जा चुका है, हालांकि ये दिखते नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इनका पता किया जा चुका है, इनको डिस्कवर किया जा चुका है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ। समझ में आ रहा है? तो सब जितनी भी चीजें हम लोग अपने यहाँ पे देख रहे हैं, अपनी दुनिया में देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी होती हैं। एटम्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एटम्स के अंदर हमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए। इलेक्ट्रॉन्स कौन वाला पार्ट है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हिलते रहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग देखें तो ये एक जगह पे रुके रहते हैं, स्टैटिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया सब लोगों को ये एटम का एक स्ट्रक्चर? एटम का स्ट्रक्चर सभी लोगों को समझ में आ गया? देखिए ये समझना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी करंट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। एक मिनट, थोड़ा क्लैरिटी कम दिख रही है मेरे ख्याल से। अभी ठीक है? तो देखिए, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ईट, पत्थर, मेटल, जमीन, पानी, पेड़ पौधे, इंसान का बॉडी, लाइट, हर एक चीज। लाइट जो होती है, लाइट के अंदर एटम नहीं होता है। तो अभी हम लोग उसको जानेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें एटम नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे जिन चीजों में हम लोग लाइट देख रहे हैं, बल्ब जिन चीजों से बने हैं, वो सब चीज एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो हर एक चीज, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ह्यूमन बॉडी, जमीन, पानी, हर एक चीज एटम से बनी है। कीड़े, जमीन, हर एक चीज। तो ये एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर चीज के लिए। तो एटम्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। एटम्स से एटम्स क्या बनते हैं, एटम्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से बनता है मैटर। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग माइक मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो मॉलिक्यूल्स मिलके मैटर बनते हैं। पार्ट्स ऑफ एटम,
अभी पार्ट्स ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या जाना था, क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। उसके अलावा न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है, बताइए। इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और एटम्स के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है एटम का जो हिलता रहता है, एटम का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हर वक्त हिलता रहता है या न्यूक्लियस का चक्कर लगाता रहता है, एटम्स का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हर वक्त हिलता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनका कौन सा चार्ज होता है, बताइए, ये पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स, दीज टाइनी पार्टिकल्स जूम अराउंड द न्यूक्लियस एंड हैव अ निगेटिव चार्ज। अब देखिए इस फोटो को, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए ये एटम का एक पार्टिकल है, लिखा हुआ ना एटम का पार्टिकल, मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हर चीज का। देखिए ये प्लस पॉइंट दिख रहा है, प्रोटॉन्स, यहां पे लिखा हुआ है प्रोटॉन, ये प्लस वाले देखिए प्रोटॉन, और ये ब्लू वाले जो हल्के हल्के ब्लूइश हैं ये आपको दिख रहे होंगे न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिल के क्या बनते हैं, न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स में न्यूक्लियस है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो एटम के अंदर ये पार्ट बन गया न्यूक्लियस। और देखिए इसके बाहर जो चक्कर लगा रहा है, ये जो चक्कर लगा रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज क्या है, निगेटिव। देखिए प्लस वाला जो है प्रोटॉन, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया एटम क्या होता है, एटम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एटम में वो कौन सा कंपोनेंट है जो हिलता रहता है, और एटम के कंपोनेंट्स के क्या क्या चार्ज होते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर प्रोटॉन्स को निगेटिव चार्ज क्यों दिया गया। तो आपको हम बता दें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको आर्बिट्रेरिली निगेटिव चार्ज दे दिया है। अगर सही हम लोग जाने, सही से हम लोग कहें, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी इलेक्ट्रॉन्स को आर्बिट्रेरिली, अपनी मर्जी से निगेटिव चार्ज दे दिया जिसको आज यूनिवर्सली हम लोग एक्सेप्ट करके पढ़ते हैं। तो देखिए he decided to label the two types of electric charges as positive and negative. He arbitrarily assigned the negative charge to the particles that we now know as electrons. आज इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको हम लोग फॉलो भी करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये निगेटिव चार्ज को रखते हैं और ये हिलते रहते हैं, ठीक है। थिंग्स नॉट मेड ऑफ एटम्स। अब आपके दिमाग में ऐसा भी आया कि सर ऐसी भी कोई चीज है जो एटम से नहीं बनी है। हाँ ऐसी चीजें हैं, जैसे देखिए लाइट, जो लाइट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरीके की एनर्जी है। इट डज नॉट हैव एनी मास और टेक अप स्पेस, इसके अंदर खुद में कोई मास नहीं होता, कोई स्पेस नहीं लेती है, तो ये एटम से नहीं बनी है। हीट, हीट जो गर्मी निकल रही है, जो गर्मी खुद की है, वो किस पार्टिकल पे लग रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो खुद में हीट निकल रही है वो इटसेल्फ एटम से नहीं बनी है। साउंड, साउंड जो है एयर के अंदर चल रहा है, जो साउंड है, एयर की बात नहीं कर रहे हैं, जो साउंड है इटसेल्फ वो किसी एटम से नहीं बना है। ग्रेविटी, जैसे अर्थ पे ग्रेविटी है, एक दूसरे को पुल करती है अपने तरफ, वो ग्रेविटी भी किसी एटम से नहीं बनी है। टाइम, टाइम भी किसी एटम से नहीं बना है। उसके अलावा हमारे इमोशंस हो गए, ड्रीम्स हो गए, हमारे थॉट्स हो गए, मैग्नेटिज्म हो गया, जो मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, ये किसी एटम से मिलके नहीं बने। इनके अलावा आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हर एक चीज एटम से मिलके बनी है। जो एटम्स का कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि बीच में न्यूक्लियस था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसके साथ साथ उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहा था निगेटिव चार्ज के, और ये इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त हिलता रहता है, ठीक। अब आइए हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पास। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है।
इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी करंट। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट और फ्लो ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये मूव करते हैं, जब ये थोड़ा बहुत भी मूव करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स में आपको पता है क्या क्या होता है? न्यूक्लियस था, प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थोड़ा बहुत तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है भाई, इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है क्योंकि हर चीज एटम से बनी है। अगर हर चीज एटम से बनी है तो सब चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हर चीज इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। इसीलिए हमने करंट पकड़ा, आपका हाथ लगाया, यहां से करंट ट्रांसफर होकर आपके पास चला गया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को टच किया, दूसरे ने तीसरे इलेक्ट्रॉन को टच किया, करते करते करंट आपके पास पहुंच गया। समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं यहीं से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये भी दो तरीके की होती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है। एक होती है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, और एक बह रही है इलेक्ट्रिसिटी। रुकी हुई और बह रही क्या होती है? देखिए, जैसे आसमान से जो बिजली भी चमकती है, लाइटिंग, ऊपर भी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके नीचे आसमान में बिजली गिरती है, जो लाइटिंग होती है। उसके अलावा आपने कभी कभार देखा होगा जाड़े वगैरह में, विंटर में, आप जब स्वेटर को उतारते होंगे तो स्वेटर चर 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 बोलता होगा। कभी नोटिस किया है आपने? कभी देखा है आपने? जब स्वेटर उतारते होंगे बॉडी से तो आपने देखा होगा कि स्वेटर से अजीब सी चर 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 की आवाज आने लगती है, जैसे लगता है कुछ कुछ छूट रहा है पटाखे की तरह, छोटा छोटा। देख, ध्यान दिया है? बताइए, बताइए, सब ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है? सर कॉम में आता है, कॉम में आता है, स्वेटर उतारने में आता है। कभी कभार कुछ स्टूडेंट कंप्लेन कहते हैं हमारे यही क्लासरूम में कि सर जाके दरवाजा छूटते हैं तो चट से मारता है करंट। कभी किसी को क्लासरूम में मारा है करंट? कोई ऑफलाइन का स्टूडेंट है? बताइए। कभी कभार बड़ी देर तक बैठे रहने के बाद जाके जैसे ही मेटल छुओ तो चट से करंट मारता है, आपने देखा होगा इस तरीके से। ये एग्जाम्पल्स हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, जो एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे क्रिएट होती है, जनरेट होती है, तभी जब आप छूते हैं तो चट से मारता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी, करंट हम लोग किसको बोलते हैं? करंट उस चीज को बोलते हैं जो चीज फ्लो कर रही है, बह रही है। जैसे वाटर करंट, पानी का करंट जो होता है, उसी तरीके से जो चीज बह रही है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी तारों के जरिए बह रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी तारों के जरिए बह रही है, तो वो क्या हो गई? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। भाई, पाइप होता है, पाइप के अंदर से पानी बहता है, पानी बह रहा है पाइप के अंदर, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को भी तार के जरिए पहुंचाया जाता है। जैसे पानी जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर हमारे बगल में है, आप क्या पानी नहीं आ रहा, आपने पानी मांगा, हमने इधर मोटर पंप लगा के पानी आपको सप्लाई कर दिया पाइप के जरिए। उसी तरीके से कल आपके घर में लाइट नहीं आ रही थी, तो जब लाइट नहीं आ रही थी तो हमने क्या करा, हमने अपना तार जोड़ा अपने घर के तार से, आपको तार दे दिया। हमने क्या करा, आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हो गई? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बह रही है तारों के जरिए, ये हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम लोगों ने देखा, जो एक जगह पे स्थिर रहती है, फ्लो नहीं कर रही है, एक ही जगह पे मौजूद है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो बह रही है उसे हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सर इंस्टीट्यूट में बहुत होता है, लेकिन नफीस को बहुत मारा है लग रहा है नफीस? एक आध बार हमें भी मारा है। एक आध बार हम भी बैठे हुए हैं, उसके बाद जाके हमने छुआ है तो चट से मारा, हमें लगने लगा कि करंट आ रहा है लोहे में। अब देखिए, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारे लिए सबसे अहम है पढ़ने के लिए वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन्स हैं
जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, क्योंकि यही मूव होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो एक जगह रुके बैठे हुए हैं। एक्टिव कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कैरी निगेटिव चार्ज। हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर निगेटिव चार्ज है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका चार्ज हमेशा निगेटिव होगा। द पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, लेकिन वो आमतौर पर मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह चुपचाप बैठे रहते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसमें फ्लो क्या हो रहा है? इसमें फ्लो हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में ये तो समझ गया गया कि करंट जो है, जो फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी करंट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में एटम्स में से फ्लो क्या चीज हो रही है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होते हैं तार के जरिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात कर रहे हैं तो तार के जरिए मूव क्या चीज हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्टिव पार्ट है, हिलते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा, इस तरीके से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो चुपचाप बैठे हुए हैं एक जगह पे, वो तो हिल ही नहीं रहे अपने जगह से। तो जो मूव करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। What is electric current? Electric current is the movement of tiny charge particles called electrons. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो है ये मूवमेंट है टाइनी चार्ज पार्टिकल्स का, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो इलेक्ट्रॉन से पैदा हो रही है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो तार के अंदर मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी करंट के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको छूते हैं तो झटका मारता है, हम लोगों को करंट लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टाइनी पार्टिकल्स हैं एटम्स के, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ना कि प्रोटॉन्स और ना कि न्यूट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब आप इसका एग्जांपल देखिए, पानी को आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे पानी जो है पाइप के जरिए फ्लो होता है, जैसे पानी जो है पाइप के जरिए फ्लो होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है तार के जरिए फ्लो होते हैं। तो पानी को हमें अपने घर से आपके घर में पानी देना है तो हम पाइप लगाएंगे, मोटर पंप लगाएंगे। उसी तरीके से अगर हमें आपको लाइट देना होगा, आपके घर की लाइट चली गई होगी तो हम तार देंगे आपको। तो वहां पे हम लोग पानी भेजते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं। पानी के केस में हम लोग पानी भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं। समझ में आ गया ये आप लोगों को? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। अब ये बीच बीच के पॉइंट है, याद रखते रहिएगा इसको भी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको किससे मेजर किया जाता है, किस यूनिट पे? एम्पेयर में। यानी इसका जो हम लोग कह सकते हैं जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है एम्पेयर में, या एम्प्स इसको लिखते हैं। ये इसकी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर में, और एम्प्स ये इसकी एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट इज नेम्ड, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे जिनके नाम से ये एम्पेयर आया है। एंड्रयू मैरी एम्पेयर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस थे। अब वोल्टेज क्या होता है? अभी यहां पे आप लोगों को करंट समझ में आ गया। करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट, स्टैटिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी करंट, बताइए समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने एटम समझा था। एटम के कंपोनेंट्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसमें हिलने वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसका चार्ज होता है निगेटिव, वही मूव करता है करंट में, वही मूव करता है करंट में तार के जरिए। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होता है उसका निगेटिव। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? बताइए, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े अब हम लोग। देखिए, अब दूसरी चीज आती है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? देखिए, अब अगर आपके घर में पानी नहीं होगा, हमारे घर में पानी रखा हुआ है, मान लीजिए कि किसी एक टंकी में भरा हुआ, अब वो टंकी से पानी आपके यहां भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे? तो हम कोई मोटर पंप का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसको पुश करे आपके यहां जाने के लिए।
ताकि वो उसको पुश करे आपके यहाँ पानी आने के लिए। यही करेंगे ना, किसी मोटर पंप का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जब मोटर पंप में पानी लगा के टंकी में डाल देंगे एक पाइप, ताकि आपके यहाँ पानी तेजी से पहुंचे। उसी तरीके से मान लीजिए कि करंट तो है, करंट तो मौजूद है, लेकिन वो आपके पास जाएगा कैसे? तो उसके लिए हम लोग वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वोल्टेज क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे तो मौजूद है, ऐसे तो हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, ऐसे तो देखा जाए हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही जगह पे हिल रहे हैं, लेकिन अपनी ही जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हिल रहे हैं, उनको पुश कौन करता है? वोल्टेज। तो इसीलिए अगर वोल्टेज धीमा होता है तो लाइट एकदम धीमी धीमी आती रहती है। रीजन क्या है? करंट है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनको कोई ढकेल ही नहीं रहा है, तो कहते हैं हम लोग वोल्टेज स्लो है। समझ में आ गया? तो वोल्टेज किस तरीके से काम करता है, जैसे ये पाइप देखिए, ये पानी जो गिर रहा है आप समझ लीजिए ये करंट है। अब हम इसको तेज करते जाएंगे, पानी तेजी से गिरने लगेगा, तो ये जो इसका टैप है ये काम करता है वोल्टेज का। तो वोल्टेज क्या करता है? उसी करंट को पुश करता है, ढकेलता है। ठीक है, जैसे देखिए, वोल्टेज लाइक प्रेशर दैट पुशेस द इलेक्ट्रॉन टू मूव। भाई एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपनी जगह पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग थोड़ी नहीं रहा है, उसको भगाने के लिए आपको पुश चाहिए, उसको ढकेलने के लिए। ऐसे तो हर चीज बनी हुई है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन वो एक दूसरी जगह से खिसक नहीं रही है। पुश कौन कर रहा है? वोल्टेज। थ्रू अ सर्किट सिमिलर टू हाउ वाटर प्रेशर पुशेस वाटर थ्रू अ पाइप्स, इट्स मेजर्ड इन वोल्ट्स। अब ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 240, 220, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का जो सबसे बेसिक यूनिट थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी एम्पेयर, एम्प्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसमें उसको मेजर किया जाता है। ढकेलना, ढकेलने का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? वोल्ट्स। तो ये वोल्टेज क्या होता है? पुश कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आया इसके बाद, समझ में आ गया सब लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वोल्टेज, दो आ गई। तीसरी चीज में आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स। बताइए, समझ में आ गया सब लोगों को? इलेक्ट्रिक करंट, एटम्स, और इसके साथ साथ वोल्टेज। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद रखना है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर्स वर्क विद ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी हम लोग समझेंगे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं। आपको जैसे आपने सुना होगा कि करंट के भी दो टाइप्स होते हैं, एसी, डीसी। करंट के दो टाइप होते हैं, एसी, डीसी। हमारे घरों में जो लाइट आई हुई है, हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी होता है। तो आपके लिए याद करने के लिए आसानी होगी, आप ऐसे याद कर लीजिए कि हम लोग घरों में एसी लगाते हैं, हम लोग अपने घरों में एसी लगवाते हैं, तो हमारे घर में जो करंट आया हुआ है कौन सा करंट है? एसी करंट है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर्स जो है कौन से करंट के ऊपर काम करते हैं? एसी पे, डीसी पे नहीं। डीसी डीसी करंट कहां से पैदा होता है? जैसे बैटरी, बैटरी होगी आपके पास, जैसे सेल वाली बैटरी, वो डीसी करंट पैदा करती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर कम काम करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, एसी के ऊपर काम करते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या काम करते हैं? ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं जो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ाने और घटाने के लिए, स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। किस तरीके से काम करते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स कैन बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज। तो अब वोल्टेज का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी करंट को पुश करके आगे भेजना, लेकिन एक लिमिट तक ही तो वो भेज पाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एक लिमिट तक ही पाएगा भाई, वोल्टेज जितना होगा वो एक लिमिट तक ही तो भेज पाएगा। तो अगर आप ऐसे देखिए, अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कि किसी नदी में कोई बिजली का तार गिर जाए, तो नदी जहां तक गई होगी इसका मतलब पानी में हर जगह करंट आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो डिपेंड होता है कि उसका वोल्टेज यानी फोर्स, प्रेशर कितना है, तो उस हिसाब से वो उतनी दूर तक जा पाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। करंट है उसके अंदर लेकिन उतनी दूर नहीं जा पाएगा। उसको बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है? वोल्टेज को, वो करता है ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए किस तरीके से करता है। अभी देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। मतलब देखिए यहाँ पे वाइंडिंग आपको दिख रही है, इधर वाइंडिंग दिख रही है। अगर हम लोगों को वोल्टेज बढ़ाना होता है तो इधर कम वाइंडिंग होती है, इधर ज्यादा होती है, तो मतलब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अगर इधर ज्यादा है, इधर वाइंडिंग कम है, तो वोल्टेज हम लोग
घटा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम जो करता है वो करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन से करंट के ऊपर ऑपरेट होता है बताइए? ट्रांसफार्मर कौन से करंट के ऊपर ऑपरेट होता है? एसी के ऊपर। हमारे घरों में जो लाइट आई हुई है, हमारे घरों में ये कौन सी लाइट आई है? एसी या डीसी? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो हमारे घर में लाइट आई हुई है ये ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आप ऐसे याद कर लिए कि एसी घरों में हम लोग लगाते हैं तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आया टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, जैसे अभी हमने आपको बताया कि दो तरीके के करंट होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। आइए इसको समझते हैं हम लोग एक ग्राफ से, एक डायग्राम से समझते हैं क्या फर्क होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। देखिए दो तरीके के करंट होते हैं, एक हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे आप लोग कहते हैं कि सर क्लास ऑल्टरनेट डेज होगी, आज हुई कल नहीं हुई, फिर परसों हुई फिर नरसों नहीं हुई, ऑल्टरनेट। एक दिन हुई एक दिन नहीं हुई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये ऑल्टरनेट चलता है, एक सीधे फ्लो में नहीं चल रहा है। हालांकि हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे हम लोग हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा मौजूद है। हमें ये भी पता कि हवा एक डायरेक्शन में बह रही, हवा एक डायरेक्शन में चल रही है, चलती है कि नहीं, हवा एक डायरेक्शन में चल रही है। जो पतंग उड़ाने वाले होते हैं उनको पता रहता है कि आज किधर की हवा है, तो उसी तरफ जो है वो लोग पतंग बढ़ाते हैं, जहां आपने आपने देखा होगा। उसी तरीके से करंट जो होता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जैसे उसको इधर जाना है, इस तरफ जाना है, जैसे मान लीजिए ऑल्टरनेटिव करंट को इधर जाना है, तो वो कैसे जाएगा? अभी देखिएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा तार से नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा। क्या हो रहा है? ये मान लीजिए कि ऐसे उसको जाना था सीधा, लेकिन देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ऑल्टरनेट, एक बार यहां आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर एक ऊपर जा रहा है, तो यानी प्लस क्रिएट कर रहा है माइनस क्रिएट कर रहा है, प्लस क्रिएट कर रहा है माइनस, एक बार प्लस में जा रहा है एक बार माइनस में जा रहा है, और सीधा भी आ रहा है। इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो एक सेकंड के अंदर 50 बार इस तरीके से करता है। तो यानी हम लोगों के यहाँ जो बल्ब लगता है उसमें 50 बार एक सेकंड के अंदर लाइट जाके आ जाती है। देखिए जब वो यहां पे गई तो इसका मतलब लाइट जाने लगी, यहां से शुरू हुआ, या आया, फिर उसके बाद लाइट रही, फिर उसके बाद लाइट चली गई, यहां से आई फिर फेस तेज हुआ, फिर उसके बाद यहां पे आई चली गई। इसी तरीके से वो एक सेकंड में 50 बार ऐसा करता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें जो है, जैसे हम हाथ का मूवमेंट करेंगे अगर जल्दी 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 जल्दी, आप नहीं देख पाओगे। जैसे पंखा जब चलता है या कार चलता है, हम एक टाइम के बाद नहीं देख पाते तेजी से मूव कर रहा है। तो जो लाइट हमारे घर में बल्ब लगे हुए हैं वो 50 बार जल बुझ रहे हैं जल बुझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड में 50 बार कर रहे हैं। तो वो हमें लगेगा कि वो कॉन्टिन्यूअसली जल रहे हैं, लेकिन वो एक बार जल बुझ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 50 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको नाम दिया गया है ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली काम कर रहा है। आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया, सीधे से नहीं चल रहा है ये करंट। तो ये जो हमारे यहाँ होम अप्लायंसेस के अंदर ये आता है, होम अप्लायंसेस के अंदर ये आता है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ही चल रहा है, बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा, लेकिन ये इतनी तेज जल्दी हो रहा है, इतनी ज्यादा जल्दी से हो रहा है कि जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आते हैं जिनसे आप फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हो। जैसे 50 फ्रीक्वेंसी है, आप अपनी आंखों से देखना चाहते हो, तो आप फ्रीक्वेंसी उनकी घटा दोगे तो आप अपनी आंखों से देख लोगे कि बल्ब जो है जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। ठीक है, ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जैसे दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा हो गया जैसे डायरेक्ट करंट। अब ये देखिएगा, अब ये जो लाइन हम लोगों ने देखी थी जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे ऐसे जा रहा था,
हाँ, अब जो डायरेक्ट करंट होगा वो ऐसे जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो जब ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एसी के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी आमतौर पर रहती है, इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट जो है सीधा सीधा आगे बढ़ रहा है करंट। समझ में आ गया। अब बहुत सारे हम लोगों के घर में जैसे सामान होते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब आमतौर पे एसी पे काम करते हैं। लेकिन बहुत सारी आप चीजें देखिए हम लोगों के, जैसे लैपटॉप, फोन का चार्जर, इनमें अडेप्टर वगैरह लगा रहता है। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग चल के। अब आइए इस पे देखते हैं हम लोग। देखिए टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट में पहला है ऑल्टरनेटिंग करंट, इट हैज फेस एंड न्यूट्रल। आपके घर में जो करंट आया है ऑल्टरनेटिंग करंट, आप देखिए इसके अंदर दो तार होते हैं कि नहीं, एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स जाता है एक तार से दूसरे तार से वापस चला आता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये दो तार क्यों होते हैं, एक से जाता है और दूसरे से वापस चला आता है। ठीक, तो जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, इसके अंदर दो तार होते हैं, एक होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल, और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। दूसरा जो होता है, जैसे ये देखिए इसमें भी दिखाया गया है, देखिए देखिए, अब इस तरह से जाना चाहिए था, ये लाइन जैसे दिख रही है। अब देखिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट देखिए कैसे जा रहा है, ये गया फिर ये गया ऊपर, ऐसे चल रहा है करंट, आया गया, यानी बत्ती आई गई, यही लगा रहता है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंट होता है कि 50 बार 1 सेकंड में हो जाता है कि हम पकड़ ही नहीं सकते। वहीं पे डायरेक्ट करंट को आप देखिए कैसे चल रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है बट इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट हैज पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब डायरेक्ट करंट है, आप अपना सेल उठाइए, सेल देखिए, एक तरफ प्लस का निशान होगा एक तरफ माइनस का निशान होगा। तो जो डायरेक्ट करंट्स होते हैं, डायरेक्ट करंट के अंदर पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। इट हैज नो फ्रीक्वेंसी सिंस इट रन्स इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। समझ में आ गया सब लोगों को एसी डीसी। आइए देखते हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं, अब मान लीजिए कि आजकल नई चीजें आ गई हैं, नई टेक्निक आ गई हैं, तो जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम लोग सोलर पैनल अपने घरों में लगाते हैं, ये कौन सी एनर्जी, यानी ये कौन सी जो है प्रोड्यूस करता है। तो सोलर पैनल जो है कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डायरेक्ट करंट, डीसी को जनरेट करता है। तो सोलर पैनल जो हम लोग लगाते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, डीसी को जनरेट करता है। देखिए इसमें कोई इश्यू नहीं है, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। When sunlight hits the solar cells in the panel, it excites electrons. जब सनलाइट पड़ती है सोलर पैनल के सेल्स पे, तो ये किसको किसको एक्साइट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी हिल रहे हैं, जो ऑलरेडी हिल रहे हैं ये उनको एक्साइट कर देता है और वो भागना शुरू हो जाते हैं। टू देम फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन विच क्रिएट्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से डीसी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यहां पे करंट लगाया, उधर कोई मेटल है, जैसे करंट लगाया तुरंत उधर पहुंच गया करंट। मेटल है यहाँ पे, मान लीजिए लोहा है, चांदी है, सब मेटल्स हैं, तो इसमें मान लीजिए किसी ने इधर करंट टच किया, तुरंत उधर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे के पास। However, most homes and appliances use alternating current। हालांकि इसमें बोला गया है कि जो सोलर पैनल्स हैं, हालांकि डायरेक्ट करंट को जनरेट करते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो चलने वाली चीजें होती हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, टीवी वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एसी के ऊपर चलती हैं। तो ये कह रहा है कि हाउ एवर मोस्ट होम एंड अप्लायंसेस यूज एसी करंट्स to convert the DC electricity from the solar panels to into AC, a device called inverter। यानी कि जो सोलर पैनल से डीसी लाइट पैदा हो रही है उसको एसी में, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे सामान तो एसी पे चल रहे हैं, और वो जो सोलर लाइट है वो तो डीसी जनरेट कर रही है, तो उनको एसी में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस डिवाइस को जो डीसी को और एसी में कन्वर्ट करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करती है और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करती है। तो डीसी को एसी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, डीसी को एसी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, बताइए सभी लोग बताइए। डीसी को एसी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, इन्वर्टर कन्वर्ट करती है। ठीक है, द इन्वर्टर चेंजेस द डीसी इनटू एसी सो इट कैन बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड अप्लायंसेस और फेड इनटू इलेक्ट्रिकल ग्रिड। नोट, बैटरीज प्रोड्यूस, जो बैटरीज होती हैं कौन सी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, वो होता है डायरेक्ट करंट। अप्लायंसेस दैट यूज, अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए कि हमारे घर में कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो एसी पे चलते हैं। जैसे देखिए, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशंस, टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक स्टोव एंड ओवेंस। अब जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना, उसके अंदर जब आप जाके देखेंगे जो उसके अंदर पीछे लिखा रहता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आपको उसमें पढ़ने पे लिखा रहता है उसके अंदर कि ये एसी पे चलता है कि डीसी पे चलता है। और वो अप्लायंसेस जो डीसी पे चलते हैं जैसे लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, इनको एक लिमिटेड करंट चाहिए होता है और इनको डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, इस तरीके का करंट जो ऊपर नीचे ना हो। तो लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, कैसे ये कन्वर्ट होते हैं, वाया पावर अडेप्टर्स। इसके अंदर अडेप्टर लगा रहता है जैसे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, एलईडी लाइट, बहुत सारी, हालांकि जो लाइट्स होती हैं ये हम लोग जो बल्ब देखते हैं, सीएफएल, एलईडी, ये दोनों ही में आते हैं, एसी में भी आते हैं या डीसी में भी आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर डिवाइसेस। अब पता कैसे करें, हाउ टू फाइंड आउट, पता कैसे करें, तो देखिए एक चीज होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबीज। प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स टिपिकली ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट्स। अगर ये पीसीबी किसी के अंदर लगी होती है तो इसका मतलब है कि वो चीज डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट करती है। आइए जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये होती है पीसीबी। इस तरीके की अगर कोई प्लेट लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट करती है, इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये इस बोर्ड के ऊपर अगर कोई अप्लायंस काम करता है तो वो आमतौर पे डायरेक्ट करंट के ऊपर काम करता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एसी को डीसी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डीसी को एसी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, इन्वर्टर। अब मान लीजिए कि एसी से डीसी को कन्वर्ट करना है तो कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, रेक्टिफायर। कौन सी डिवाइस करती है, रेक्टिफायर। इसमें जो आप ये देख रहे हैं काले कलर का, ये होता है रेक्टिफायर डायोड्स, जो आपको दिख रहा है काला काला, 1 2 3 4 रेक्टिफायर डायोड्स होता है, जो क्या करता है, जो 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 एसी करंट है, जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। इसको याद करते चलिएगा, ये सारे पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है और कौन सी डिवाइस डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। तो रेक्टिफायर के अंदर रेक्टिफायर डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वाइल इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इंटू एसी। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर के अंदर जो रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया यहां तक सभी लोगों को। देखिए, अडेप्टर के अंदर इन्हीं में से कोई एक डिवाइस, कोई एक चीज लगी होगी, या ये लगा होगा या ये लगा होगा। अगर ये लगा हुआ है तो मतलब वो डीसी पे काम कर रही है। तो आमतौर पे आप देखिए इस तरह की चिप लगी होती है कि नहीं, अडेप्टर हो गया या बहुत सारे हम लोगों के सामान होते हैं घर में इस्तेमाल करने के, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए उसके अंदर ये लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और रेक्टिफायर आपको कुछ लिमिटेड चीजों में मिलेगा जिसके अंदर जो है आप आमतौर पे एसी करंट की सप्लाई लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये पीसीबी जो होता है ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं हमारे उसमें लगा होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे हम लोगों के यहाँ बिजली का जो बिल आता है उसके अंदर हम लोगों को ये बताया जाता है कि कितनी यूनिट हम लोगों ने बिजली जलाई, कितनी यूनिट बिजली जलाई। तो एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कितना मतलब कितना होता है, 1 किलोवाट आवर।
1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि हमने 1000 वाट को 1 घंटा जलाया है। 1 किलोवाट का मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर्स का मतलब होता है कि हमने 1000 वाट की चीज को 1 घंटा जलाया है। तो जो हमारे पास 1 यूनिट का बिल आता है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलो आवर। 1 किलो आवर का मतलब 1000 वाट 1 घंटे में चला है। तो मान लीजिए कि अगर 1 यूनिट की कीमत, 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपए है, 1 यूनिट बिजली का प्राइस 5 रुपए है, और आपके घर में एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है और वो 10 घंटा चला है, तो आपके यहाँ कितना बिल आएगा बताइए। अगर आपके घर में एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, और उसको आपने, 100 वाट का है, 10 घंटा चलाया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके यहाँ बिजली का बिल कितना आएगा, अगर 1 यूनिट बिजली का प्राइस जो है 5 रुपए है। बताइए। नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 यूनिट जो बिजली होती है, लाइट, इसका मतलब होता है 1000 वाट। 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 1000 वाट बिजली चलाई गई। 1000 वाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट का मतलब होता है 1 KWH, यानी 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब होगा आ गया 1 किलोवाट आवर। तो ये दोनों जो है एक ही यूनिट का पार्ट है। तो अगर 1000 वाट बिजली आपने चलाई है, तो आपने बिजली कितनी कंज्यूम करी है, 1 यूनिट कंज्यूम करी है। 1 यूनिट का प्राइस कितना रुपए है, 5 रुपए है। तो आपके यहाँ बिल कितना आएगा, 5 रुपए आएगा। समझ में आ गया हमने क्या बोला, कि आपके यहाँ मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, आपने इस 100 वाट के बल्ब को 10 घंटा चलाया है, तो बताइए कितना वाट कंज्यूम हुआ। अगर आपके घर में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है और आपने उस बल्ब को 10 घंटा चलाया है, तो कितना वाट कंज्यूम हुआ बताइए। अरे 100 वाट का बल्ब लगा है, आपने उसको 10 घंटे तक चलाया, तो कितना हुआ, 1000 हुआ कि नहीं। सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो बढ़ जाएगा इसमें। 1000 वाट हुआ कि नहीं, तो ये 1000 वाट दिया गया है कि नहीं, इसी 1000 वाट को 1 यूनिट बताया गया है कि नहीं, तो इसी को तो 1 यूनिट कहा गया, और इसी को 1 किलोवाट आवर कहा गया है कि नहीं। तो अगर 1 यूनिट का जो कीमत है वो 5 रुपए है, और आपने 1000 वाट जलाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये 1000 वाट बात कर रहा है, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1000 वाट आपने जलाया है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की बात हो रही है, जिसका मतलब आपके यहाँ जो बिल आएगा वो 5 रुपए होगा। ठीक है, आइए वापिस आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वाट। तो यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो वॉट के ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं। होम्स इन इंडिया, हमारे यहाँ इंडिया में जो करंट हमारे घर में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, फॉर देयर इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो कितना है, 230 वोल्ट। हमारे यहाँ जो वोल्ट है स्टैंडर्ड हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है, 230 वोल्ट। करंट कौन सा हमारे घर में आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी हमारे घर में आ रहा है। विद अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्स, 50 बार ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ में आया सभी लोगों को। तो हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, जिसका स्टैंडर्ड वोल्टेज है हमारे यहाँ 230 वॉट का।
वोल्ट का, सॉरी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, यानी 50 बार ये ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, डीसी नहीं है कि एकदम सीधा चलता चला जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, देखिए अब एनर्जी भी दो तरीके की होती है। एक इलेक्ट्रिकल होती है जो चार्जेस हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से हो रही है। दूसरी मैकेनिकल होती है कि साइकिल चलाया तो साइकिल चलने लगी, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही हो गई जो चार्जेस से बन रही है, चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी वाइल कम्स फ्रॉम द मूवमेंट और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैकेनिकल एनर्जी हो गई है, जैसे साइकिल चला रहे हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके कन्वर्टर कौन कौन होते हैं अभी हम लोग उसको देखते हैं। उससे पहले आप लोग ये बताइए कि डीसी को एसी में किस डिवाइस से कन्वर्ट करते हैं। डीसी को एसी में किस डिवाइस से कन्वर्ट करते हैं। इक्तसाब इन्वर्टर बता रहे हैं, और कोमल इन्वर्टर, हुमेरा इन्वर्टर, बिल्कुल सही। डीसी को एसी में इन्वर्टर से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एसी को डीसी में किस डिवाइस से कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब यहां पे जैसा हम लोगों ने जाना कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं वो दो तरीके की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब इन दोनों को भी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, नाम याद करने के लिए आसान होगा थोड़ा। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ई और एम लगा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब यहां से देखिए, दोनों के नाम में से आप एक एक लेटर को पकड़ लीजिए, ई और एम, ई और एम। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसके ई और एम से, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, तो कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। बताइए। एक मिनट। कौन। इलेक्ट्रिक मोटर, नाम से ही पकड़ लीजिए, इसमें ई है और एम है, तो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। डायनामो। ये वाला याद कर लीजिए आप, दो मेन डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो, इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो। तो इलेक्ट्रिक मोटर दोनों में ई और एम आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। डायनामो। ठीक है। आइए वापस चलते हैं। देखिए, डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में टू स्पिन अ फैन। याद हो गया ये, एसी डीसी का कन्वर्टर और मैकेनिकल एनर्जी और
और इलेक्ट्रिक एनर्जी के कन्वर्टर के बारे में, क्योंकि ये सारी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद हो गया सब लोगों को? अच्छा बताइए, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रॉनिक मोटर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और डायनामो जो है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके बाद आया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे सामान हैं जिनमें करंट बड़ी तेजी से आ जाता है, और कुछ चीजों में करंट नहीं मारता है, जैसे रबर। रबर से आप तार को पकड़ लीजिए, देखिए जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं एक्सपर्ट्स, वो हाथ में रबर का ग्लव्स पहने रहते हैं। रबर, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, इनमें करंट नहीं आता है। तो जिन चीजों में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, अब आप कहेंगे सर हर चीज तो इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कह नहीं कर पा रहा है? हर चीज, प्लास्टिक भी इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, रबर भी इलेक्ट्रॉन से, रबर इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम से बनी हुई है, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स हर जगह मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, रबर, इनमें मूव नहीं करता है, इसलिए इनमें करंट नहीं आता है। आपका टेस्टर होगा, टेस्टर में प्लास्टिक लगी रहती है, आप टेस्टर लगा के चेक करते हो। लकड़ी से लोग, जो आप देखिए गांवों में कटिया मारते हैं, एक दूसरी जगह पे आप देखेंगे लकड़ी का डंडा लेते हैं और उससे कटिया मारते हैं। कटिया मतलब कि जहां अभी भी खुले तार चल रहे हैं तो खुले तार में अपने से तार दूसरे वाले में बदल देंगे, लाइट जाएगी दूसरे जगह बदल देंगे। जहां हम पहले रहते हैं तो वहां ये चीज बहुत होती थी, तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा शीशा, शीशे में भी करंट नहीं आता है। प्लास्टिक, उसमें भी करंट नहीं आता है। रबर, इलेक्ट्रिशियंस को आपने देखा होगा रबर का ग्लव्स पहन के काम करते हैं। प्लास्टिक में भी नहीं आता है, लकड़ी में भी नहीं आता है, शीशे में भी नहीं आता है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। और जिसमें करंट दौड़ता है उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। ऐसे याद कर लीजिए कि बस के अंदर कंडक्टर रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, बस रोको चलो, तो मतलब कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। जिसमें मूवमेंट हो रहा है कंडक्टर, जो इंसुलेटर है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो इंसुलेटर्स के अंदर इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। अब आप पूछोगे सर काहे नहीं मूव कर रहे हैं? देखिए, अब मान लीजिए कोई बच्चा है, आप बच्चे को किसी पार्क में खेलने के लिए छोड़ दो, फ्री, बिल्कुल फ्रीडम दे दीजिए, वो इधर उधर भागता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे का हाथ पकड़ लो कि घूमने नहीं देंगे, तो वो वहीं पे मजबूर रहेगा। आप चाहे उसको जितना ढकेलो, चाहे जितना वोल्टेज लेके आ जाओ, चाहे जितना बोलो, चाहे जितना उसको टॉफी दो, चॉकलेट दो, वो नहीं आएगा। क्यों? उसके पेरेंट्स हाथ पकड़ के उसको जकड़े हुए हैं। यही सेम चीज होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंसुलेटर्स के अंदर। ये सारे चीजों से बिल्कुल बाउंड रहता है, बंधा रहता है, तो इसमें ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता है जिस तरीके से ये फ्रीली मूव करता है मेटल्स के अंदर। जैसे, तो बेहतर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सब बेहतरीन मेटल्स हैं जो बेहतरीन कंडक्टर्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पार होती है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत तेजी से फ्रीली मूव होते हैं। समझ में आया अभी आप लोगों को कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में फर्क? तो देखिए, कंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजिली। जैसे मेटल्स में कंडक्टर क्या क्या है? सिल्वर। सिल्वर याद रखिएगा सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे बेहतरीन कंडक्टर हमारे पास क्या है, तो सबसे बेहतरीन कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। या मेटल की बात करें तो भी सिल्वर है, और ऐसे जनरली देखें तो भी सिल्वर है सबसे बेहतरीन कंडक्टर। लेकिन अब ये थोड़ा महंगा होता है, तो इसको हम लोग तार में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट होता है कॉपर, तो इसलिए हम लोग कॉपर के तार को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम,
स्टील, आयरन, अगर इसके अंदर तार लगाया नहीं कि इलेक्ट्रॉन पास हुआ, और इलेक्ट्रॉन पास हुआ कि आपको झटका मारा, तुरंत करंट लग जाएगा आपको। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में नहीं, ऐसे लोग पूछ लेते हैं कि एसी डीसी में ज्यादा खतरनाक करंट कौन सा होता है। तो देखिए, इसके ऊपर काफी डिस्कशन चलती है कि दोनों में से खतरनाक कौन है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि एसी डीसी अगर काफी ज्यादा हाई वोल्ट पे आ रहा है तो दोनों ही खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि डीसी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो कांस्टेंट बना हुआ है, तो अगर किसी ने छुआ तो वो चिपका लेगा। लेकिन दूसरों का कहना है कि एसी ज्यादा खतरनाक है। एसी इसलिए खतरनाक है क्योंकि एसी जो है वो इंसान के हार्ट पे असर मारता है। हार्ट भी आपको पता होगा कि हमारे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से वो पंप होता है। तो एसी जो है वो हमारे हार्ट को असर मारता है, जिसके अंदर इंसान मर जाता है ज्यादा जल्दी। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एसी ज्यादा खतरनाक होता है, हालांकि कुछ लोग का मानना है कि डीसी ज्यादा खतरनाक होता है। मेटल्स, ग्राफाइट में कार्बन हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, कंटेन्स आयंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी भी तो एटम से बनी है। हमारी बॉडी भी तो एटम से बनी हुई है, तो अगर हमें करंट लगाया जाएगा तो हमारे भी अंदर भी करंट जो है मूव करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए नहीं है, रबर की तरह, लकड़ी की तरह। हम लोग कोई बेजान चीज तो है नहीं, हम लोग तो जानदार चीज है ना, तो हम तो मूव करने लगेगा हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। उसी उसी जगह पे अगर हम लोग देखें इंसुलेटर्स के अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगी, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक में कहाँ करंट आता है? प्लास्टिक हो गया, आपके घरों में जो कॉपर के तार गए हुए हैं फेस वाले, आप देखिए उसको, या हम लोग उसके ऊपर टेप मार देते हैं। टेप मार देते हैं कि नहीं, काम करने वाले लोग टेप मार देते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक वगैरह, आप देखिए टेस्टर वगैरह में प्लास्टिक लगा रहता है करंट चेक करने के लिए, प्लास्टिक लगा रहता है, तो वो क्या है? इंसुलेटर से है। कंडक्टर का काम क्या है? कुछ ना कुछ करते रहना, टिकट काटना, एक्टिव रहना। तो कंडक्टर तो इसके अंदर यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव रहता है। इंसुलेटर का काम है, इंसुलेट हो गया एकदम, चुपचाप खामोश बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। बच्चे का हाथ पकड़ लिया समझ लीजिए। प्लास्टिक, रबर, रबर भी इंसुलेटर है, करंट पास नहीं हो सकता है। तो अगर आप रबर को किसी करंट के तार में लगाएंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, अनलेस कि आपका रबर गीला हो। अगर गीला होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे पानी में। ग्लास, शीशा, उसके अलावा ड्राई वुड्स, सूखी लकड़ी, सूखी गीली होगी आ जाएगा करंट। सेरामिक्स, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो, जिसको हम लोग कहते हैं बोन चाइना वाली प्लेट्स चाय वाय पीने की, उसमें भी नहीं आता करंट। ठीक। एयर, हवा में भी एज ए इंसुलेटर है। अगर तार कहीं यहाँ से हम हवा में लिए हुए हैं तो आमतौर पे हवा इंसुलेटर है, मार नहीं देगी, अनलेस की बहुत ज्यादा पावर का करंट होता है, कभी कभार उसको करीब लेके आओ तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है, अट्रैक्ट करता है। एग्जाम में पूछा गया था कि बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, तो जवाब क्या है? सिल्वर। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट, कॉपर। गोल्ड भी है, बहुत सारे ऐसे जो अपर क्लास की चीजें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल, उसके अंदर कई जगहों पे गोल्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर एंड इज वाइडली यूज बिकॉज इट इज मोर अफोर्डेबल एंड स्टिल हैज एक्सेलेंट कंडक्टिविटी। कॉपर जो होता है थोड़ा सस्ता है भाई, सिल्वर के कंपैरिजन में तो कॉपर सस्ता ही है, गोल्ड के कंपैरिजन में भी। तो आमतौर पे इसलिए हम लोग कॉपर के वायर घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग के घरों में तार लगे होते हैं उसके अंदर कॉपर वायर गया होता है। ठीक है, उस कॉपर वायर के अंदर बताइए, जो दो तार होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो तार हम लोगों के घरों में लगे होते हैं उसके अंदर जो दो तार हैं उसको क्या क्या बोलते हैं? जो दो तार होते हैं, हम लोग दो तार लगाते हैं कि नहीं हर जगह पे, तो जो दो तार लगा रहे हैं उन दो तारों को क्या बोलते हैं? फेस और न्यूट्रल। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले में, एसी में क्या होते हैं? एसी में फेस और न्यूट्रल, एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है, किसी किसी में तीन होते हैं। तीसरा जो होता है वो अर्थिंग होता है। जो तीसरा वाला होता है लगाते हैं उसको अर्थिंग बोलते हैं। वो कभी कभार इस वजह से होता है कि मान लीजिए अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तार वार अगर एक दूसरे से टच हो जाते हैं कहीं पे, तो उस पे करंट ना आए, वो करंट पास हो गया अर्थ पे चला जाए, जमीन पे चला जाए, तो मारे ना करंट, तो वो अर्थिंग होता है। तो आमतौर पे दो रहते हैं, तो उन दोनों को क्या बोलते हैं एसी में? फेस और न्यूट्रल। फेस और न्यूट्रल। वही डीसी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। एसी के अंदर फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल।
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से जाता है फेस से, न्यूट्रल से वापस होकर चला आता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके घर में पानी एक जगह से आ रहा है और दूसरी जगह से ड्रेन हो रहा है। पानी आपके जगह एक जगह से आ रहा है और एक जगह से ड्रेन हो रहा है। तो पानी ऐसे जा रहा है, पानी का इस्तेमाल हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ, वापिस चला आया। ठीक। फेस एंड न्यूट्रल, फेस एंड न्यूट्रल। अब एग्जाम में कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसके अंदर ये जो पार्ट होता है जो जलता है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो चीज जलती है इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए इसमें लिखाया गया है, इसको बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो आर्गन होती है या नाइट्रोजन होती है, या आर्गन के साथ नाइट्रोजन मिला के इसके अंदर गैस भरी जाती है। तो इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके ऊपर ये जो हमें जो जलने वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। और जो इसके अंदर गैस होती है वो होती है आर्गन, उसके साथ साथ कभी कभार नाइट्रोजन को भी मिला देते हैं। अब इलेक्ट्रिक बल्ब को आमतौर पर हम लोग सुनते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको इन्वेंट किया है। तो हालांकि इसने इन्वेंट नहीं किया है, इन्होंने इसको और मॉडिफाई किया है। इनसे पहले और भी इन्वेंटर थे जिन्होंने इसके अंदर अपना रोल प्ले किया, लेकिन आमतौर पर हम लोग कॉमनली जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। इसके अंदर जो अंदर गैसेस होती हैं बल्ब के अंदर, एक होती है आर्गन और दूसरी होती है नाइट्रोजन। एक चीज और होती है रेसिस्टेंस। अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रेशर कौन देता है फ्लो होने के लिए, बताइए? इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? वो वोल्ट होता है, वो वोल्ट होता है। ठीक है, करंट को हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, या उसकी बेसिक यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, हम लोगों के घरों में जो करंट आया हुआ है ये एसी है कि डीसी है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। एटम के अंदर वो कंपोनेंट जो मूव करता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज को कैरी करता है, पॉजिटिव या निगेटिव? इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। करंट जो है इजिली कंडक्टर से पास होता है या इंसुलेटर से? क्या ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है? अब इसका पता करने के लिए मान लीजिए हम करंट छुए और आप कुछ छुए, अगर करंट हमारे बॉडी से पास होकर आपके पास जा रहा है तो इसका मतलब है कंडक्टर है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। बताइए सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन सी चीज है? सबसे बेहतरीन कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद कॉपर। हम लोगों के तार जो घर में लगे हुए हैं उसमें क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैटरी जो होती है वो कौन सा करंट जनरेट करती है? डीसी करंट जनरेट करती है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा चल रहा है। फ्रीक्वेंसी उसकी होती है जो बढ़ती घटती है चीजें, जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड कम ज्यादा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो एक ही कांस्टेंट बढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हम लोगों के यहाँ? 50 हर्ट्स होती है। ठीक है, अच्छा, वो कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? डायनेमो। अच्छा,
जो सोलर पैनल हम लोग लगाते हैं, वो सोलर पैनल कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। इस डायरेक्ट करंट को, क्योंकि घर में तो बहुत सारे एसी वाले अप्लायंसेस हैं, उस डायरेक्ट करंट को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर। बिल्कुल सही। ठीक है। अब देखिए, अब रेसिस्टेंस क्या होता है? ये जो करंट का फ्लो है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इनको रोकना। भाई अगर आप इनको नहीं रोकोगे, कहीं ज्यादा वोल्टेज में किसी चीज में चले गए, उसको तो तबाह बर्बादी कर देंगे ये। तो एक चीज होती है जो इनको रेसिस्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, कि किस जगह पे कितना इनको चाहिए। आप इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप एक कार को किसी सन्नाटी प्लेन रोड पे चला रहे हैं, तो चलाए जा रहे चलाए जा रहे चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जो होते हैं बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो आपको वो स्पीड ब्रेकर्स क्यों जाते हैं? आपकी स्पीड कम करने के लिए। तो जो स्पीड कम करने के लिए जैसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उसी तरीके से करंट के फ्लो को रोकने के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। इज लाइक अ रोड ब्लॉक फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इट मेजर्स हाउ मच अ मटीरियल opposes द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। तो इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इनको जो मेजरमेंट, इनका मेजरमेंट होता है कि कितना रोक पा रहा है, इसको जो मेजरमेंट होता है उसका होता है मेजरमेंट ओम्स में। ठीक है, जैसे एम्पियर हो गया, वोल्ट हो गया, तो उसके रेजिस्टेड रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो होता है ओम्स में। ठीक। The higher the resistance, the harder it is for electricity to flow through the material. In some applications, resistance is used to generate heat. फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं हमारे घरों में, द रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो अब इसी रेजिस्टेंस की मदद से, जैसे आप गर्मी वगैरह में ब्लोअर चलाते हैं, उसके अंदर हीटर्स लगे होते हैं, या ऐसी कोई हीटर जाड़े में आप चलाते हैं जो गर्मी देता है आपको, तो उसके अंदर क्या होता है, यही तार गए होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब रेजिस्ट करते हैं तो वो गर्म आ जाते हैं एकदम। उनको जब रोका जाता है तो रोकने से वो गर्म आ जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिक हीटर्स द रेजिस्टेंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट, और हमें लगता है कि वो हमें गर्मी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है उसको रेजिस्ट कर, जब वो रोकते हैं उनको, तो उनके रोकने की वजह से वो एकदम जमजमा जाता है। जैसे जैसे बल्ब के अंदर भी यही होता है, जब रेजिस्टेंस रोकते हैं उसको तो वो पतला होने की वजह से चमकने लगता है। अब आइए एक एक चीज जो है हम लोग इसमें एक एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताते जाइएगा। विच इज द बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अच्छा, अब बताइए कि जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो रेजिस्ट करता है, उसका मेजरमेंट किसमें किया जाता है? ओम्स में। ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर। ठीक है, जिससे इसको मेजर किया जाता है, एम्पेयर। एक यूनिट के अंदर कितना किलोवाट आता है एक घंटे के हिसाब से? एक यूनिट के अंदर कितना किलोवाट आता है एक घंटे के हिसाब से? 1000 आर किलोवाट। ठीक है। तो अगर एक यूनिट बिजली का प्राइस 5 रुपए है, और आपने किसी 100 वाट के बल्ब को 10 घंटा चलाया है, तो आपने मतलब कितनी देर कितना इस्तेमाल किया? 1 घंटा। फॉर एग्जाम्पल आपने चलाया है 100 वाट के पावर को, फॉर एग्जाम्पल 10 घंटा, एक एक घंटे के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 100 वाट का बल्ब जला 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो टोटल कंजम्पशन कितना हो गया? 1000 वाट। तो वो 1000 वाट 1000 के हिसाब से, यानी एक घंटे के हिसाब से, तो वो कितना बन जाएगा? एक यूनिट, तो उसका प्राइस हो जाएगा 5 रुपए। वॉट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी चीज कन्वर्ट करती है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी चीज कन्वर्ट करती है? रेक्टिफायर।
मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हम लोगों के घर में बल्ब होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट इस्तेमाल होता है, जो जलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड शीरीन। टंगस्टन जो जलता है, उसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन फिलामेंट। और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो गैस होती है, वो कौन सी गैस होती है? आर्गन होती है, और कभी कभार आर्गन को नाइट्रोजन के साथ मिलके उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम लोग भरते हैं। ARGON। ठीक। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन AC और DC। बताइए। ये तो आप लोग आसानी से दे देंगे, सबके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, और हमारे यहाँ लाइट कौन सी आई है? AC आई है, तो खत्म हो गई बात। इसमें तो कोई, आप तो अपने दिमाग से सोच के भी दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स किस पे काम करते हैं, AC पे कि DC पे? लाइट हमारे यहाँ जो आई है वो AC आई है, तो ट्रांसफार्मर कैसे DC पे काम करने लगेगा? वो भी AC पे काम करेगा। देखिए, फायदा क्या होता है AC के साथ, कि AC की फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोगों ने देखी कि ये ऐसे बढ़ती घटती होती है, तो इसको जो है काफी दूर तक भेजा जा सकता है। AC का जो करंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि AC और DC में ज्यादा दूर तक कौन से करंट को भेजा जा सकता है, तो याद रखिएगा AC को भेजा जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो तारों से खिंच खिंच के लाइट आती है, वो कौन सी होती है? AC होती है। तो इसी को ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? बताइए। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। तो अगर वाइंडिंग कम होगी और ज्यादा वाइंडिंग की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है। वाइंडिंग ज्यादा ज्यादा और कम है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज को घटाया जा रहा है। ठीक है। डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए वोल्टेज को। डायनामो का क्या इस्तेमाल होता है? डायनामो का क्या इस्तेमाल है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन। बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर। बिल्कुल सही। गैस वाला भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बताइए, सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या है जिससे हर चीज मिलके बनी है? बिल्कुल सही। क्या क्या एटम से भी कोई छोटी चीज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। भाई, एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम के अंदर ही तो प्रोटॉन्स हैं। पूरी चीज मिलके तो एटम बन रही है, लेकिन एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम तो सबसे छोटी है, नो डाउट। लेकिन अब जब एटम के अंदर प्रोटॉन्स पाए गए, इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, तो इसका मतलब है कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी हो सकते हैं। इसका मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो सकता है, इसका मतलब, तो वो सब एटॉमिक। तो आमतौर पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एटम ही है। लेकिन अगर ये पूछा गया कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, या क्या एटम के सब एटम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे प्रोटॉन्स हैं, उसी के अंदर तो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एटम है तो उसी के अंदर तो मौजूद है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए, आपके लिए। अब बताइए, एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या है? एटम्स के अंदर न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसमें बताइए, प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करता है? निगेटिव। अब इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जैसे जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि जो स्वेटर उतारने के टाइम पे होता है, या किसी गेट को टच करने पे चट से मारता है, वो स्टैटिक करंट होता है, या वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तार में क्या चीज मूव करती है?
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये दो कौन कौन से तरीके की होती है? दो कौन कौन से तरीके की होती है ये? एसी और डीसी। आपके घर में जो आपका मोबाइल फोन है या जो आपका लैपटॉप है, ये कौन से करंट पे चलता है? डीसी पे चलता है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये कौन से करंट पे काम करती है? ये एसी के ऊपर काम करती है, ठीक है। और ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों का आज जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे लाइट, जैसे साउंड, जैसे ग्रेविटी से रिलेटेड, तो उतना हम लोग और कवर करेंगे। फिजिक्स का हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही एरिया होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आज हम लोगों ने कवर किया। सभी लोगों को समझ में आ गया अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट चेंजेस एसी टू डीसी, बताइए आप लोग। एसी से डीसी को कौन सी चीज कन्वर्ट करती है? एसी को डीसी में कौन सी चीज कन्वर्ट करती है, बताइए? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर करता है। भाई, हम लोगों ने सोलर पैनल पढ़ा था कि नहीं? सोलर पैनल कौन सी लाइट जनरेट करता है? डीसी। फिर घर के लिए उसको कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर। तो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? इन्वर्टर। अच्छा, आप मिस कर गई थी, चलिए कोई हर्ज नहीं। बाकी आप लोग बताइए, ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स के नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो एक एक लेक्चर में एक एक पूरे पूरे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे आगे से। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।